Hello, dear students. I welcome you all in today's discussion session. Today, we are here to discuss one of the landmark case of Indian judiciary, that is केशवानंद भारती केस. ये वो केस है जिसे हम कहते हैं कि इंडियन जुडिशरी का सबसे बड़ा लैंडमार्क केस है. ये इंडियन जुडिशरी का एक ऐसा केस है जिसमें आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 13 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. और इसी केस में इंडियन जुडिशरी ने एक अपना खुद का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को डिराइव किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एग्जाम या किसी भी पर्सपेक्टिव से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट दिस केस. तो आज के इस डिस्कशन सेशन में हम इसी केस के बारे में समझेंगे. ये केस का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये केस डिराइव हुआ और आगे इसकी प्रोसीडिंग्स क्या हुई या इसका आउटकम क्या निकला. इंटायर थिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस केस. ये केस को समझने से पहले आपको एक आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज आर्टिकल नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 26. ये आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस धार्मिक ग्रुप, धार्मिक संगठन, ऐसा इन सभी लोगों को एक राइट ग्रांट करता है. राइट ग्रांट करता है क्या करने का? राइट टू एस्टेब्लिश, राइट टू मैनेज, राइट टू एडमिनिस्टर, राइट. व्हाट? द इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल कैरेक्टर. ठीक है जी, कैरेक्टर का. सो रिलीजियस नेचर का किसी भी इंस्टीट्यूट को सेटअप करने का एक संगठन को राइट दिया है, और इसी राइट के तहत उन्हें मिल जाता है टू प्रॉपर्टी को ओन करने का, पोसेस करने का राइट. ये प्रॉपर्टी में दोनों आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो हम कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 26 बेसिकली रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस संगठन को, संस्था को, इन सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट करता है. इट ग्रांट्स द राइट टू प्रॉपर्टी. ठीक है, तो आपको एक बैकग्राउंड पता चल गया कि कोई भी रिलीजियस संस्था या संगठन होगी, धार्मिक संगठन, दे हैव द राइट टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी कैसा? मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये कौन सा आर्टिकल राइट ग्रांट करता है? आर्टिकल नंबर 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, क्लियर, डन. आगे बढ़ते हैं. अब क्या था कि एक स्टेट का नाम है केरला. केरला की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म करना चाहती है, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट. लैंड रिफॉर्म एक्ट बेसिकली केरला में सीलिंग लिमिट डिसाइड कर रहा था कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर किसी के पास लैंड होगा, कोई प्राइवेट पर्सन या किसी संगठन के पास, तो वो जमीन सरकार ले लेगी और वो जमीन किसी लैंडलेस लोगों को देगी, सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, सबका वेलफेयर होना चाहिए. राइट, लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो हर किसी को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड होल्डिंग नहीं हो सकता. यू कैन होल्ड ओनली अ पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ लैंड. सो केरला गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म का कानून लेकर आई. राइट, और इसी लैंड रिफॉर्म कानून के थ्रू उन्होंने क्या किया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ था, तो एक संगठन, एक धार्मिक संगठन था, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, जिसके हेड थे केशवानंद भारती, यानी उसके मठाधीश, उसके हेड थे, हेड प्रिस्ट हुआ करते थे केशवानंद भारती. केशवानंद भारती का भी जो अपना मतलब इनके संगठन का, इनका जो रिलीजियस डिनोमिनेशन था, उसका जो लैंड होल्डिंग था वो बहुत था, काफी जमीन था. इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू उनके जमीन को भी गवर्नमेंट ने सीज कर लिया. तो केशवानंद भारती, नंद भारती, इनका क्या हो गया, इनका भी लैंड गवर्नमेंट ने ले लिया. मतलब इनके संगठन, इनका वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट था, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो जमीन था बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट, उसको गवर्नमेंट ने सीज कर दिया. अब क्योंकि ये रिलीजियस, केशवानंद भारती का अपना पर्सनल नहीं था, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का था, तो उन्होंने कहा दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अगेंस्ट, इज गोइंग अगेंस्ट हिज आर्टिकल नंबर
26 के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है. So this particular thing is against the fundamental rights article number 26. So he and similar like him, many other people were planning to challenge. इन लोग इसको challenge करने वाले थे, challenge करने वाले थे. So they were planning to challenge this act. But before they could challenge this act, इस act को कोई challenge करेगा, इससे पहले कहानी में एक twist आता है. Twist ये है कि ये जो कानून है, इस कानून को इंडियन पार्लियामेंट ने उठाकर 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया बाय 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. सो बाय 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ क्या, जो लैंड रिफॉर्म की कानून थी, इस कानून को उठा के 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया. अब भैया इसमें प्लेस करने से होता क्या है, तो उस समय ये प्रोविजन था कि अगर किसी भी कानून को आप 9th शेड्यूल में डालेंगे तो द एक्ट इन द 9th शेड्यूल इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशरी, राइट. यानी इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता. तो उस समय इस एक्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे. केशवानंद भारती एंड मेनी अदर पीपल दे वर प्लानिंग टू चैलेंज दिस एक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दिस एक्ट इज is violation of article number 26 because article 26 उनको religious institution को right to property देता है और उनके right to property का आप अगर जमीन लेंगे तो this is violation. तो केशवानंद भारती इस एक्ट को चैलेंज करते, इससे पहले ही 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस एक्ट को उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया. अब 9th शेड्यूल में डालने का मतलब यह है कि पहले यह प्रोविजन था कि अगर किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. दैट मींस उस कानून को आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चैलेंज द एक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब क्या करे भाई साहब, अब केशवानंद भारती या सिमिलर अदर पर्सन किसको चैलेंज करेंगे. सो दे डिसाइडेड कि दे विल चैलेंज. इफ नाउ दे कैन नॉट चैलेंज दिस एक्ट, so now they decided they will challenge this thing. ठीक है. so उन्होंने चैलेंज किसको किया, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को. तो याद रखिएगा केशवानंद भारती का जो ये केस है, केशवानंद भारती वर्सेस, क्योंकि उन्होंने चैलेंज कर दिया स्टेट ऑफ केरला, हम इस केस का नाम बोलते हैं. इस केस में चैलेंज किसको किया, तो ही challenged 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. प्राइमरली 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, लेकिन साथ ही में लपेटे में 24th भी आ गया, 25th भी आ गया, ये सब भी है. लेकिन जो प्राइमरली जिसे चैलेंज किया गया दैट इज 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक. नाउ ये वाला मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस मैटर था 1967 का गोलकनाथ केस में 11 जजेस की बेंच बैठी थी. तो उससे बड़ी बेंच मतलब 13 जजेस की बेंच को यहां पर बनाया गया. ये अक्सर ऑड नंबर में ही होता है. तो इस केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 13 जजेस की अब तक की सबसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई. 13 जजेस लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस मैटर को सुनने के लिए. राइट. नाउ इसका आउटकम क्या निकला वो हम बाद में देखते हैं. इसमें जो जजमेंट निकला था वो जजमेंट 7:6 के रेशियो में गया. 7 लोगों ने गवर्नमेंट को फेवर किया था, मतलब 7 जजेस वर इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट की व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज राइट. ऑन द अदर हैंड जो 6 लोग थे दे फेवर द केशवानंद भारती. यानी अगर आप देखें तो केशवानंद भारती ये केस वैसे हार गए थे और गवर्नमेंट ये केस जीत गई थी. लेकिन इस केस का जो आउटकम निकला उसके बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कॉन्सेप्ट आया. इसी केसेस के बेसिस पे आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अ लॉ और नॉट, ये वाला जो क्वेश्चन था उसको सेटल किया. ऐसे कई आउटपुट की वजह से कहा जाता है कि भले ही केशवानंद भारती ये केस हार गए थे लेकिन देश ये केस जीत गया था, क्योंकि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमर्सी को मेंटेन करने के लिए, एग्जीक्यूटिव के एक्शन को सुपरवाइज करने के लिए बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क रेडी हुआ था. ठीक है. ये जो जजमेंट था, दिस जजमेंट केम ऑन, ये जजमेंट आया था ऑन 24th of April 1973.
1973 24 ऑफ अप्रैल को ये जजमेंट आया। 13 जजेस की बेंच थी और इस बेंच को हेड कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस एसएम सिकरी, राइट, एसएम सिकरी। एसएम सिकरी उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और ये 24 ऑफ अप्रैल को इनका आखिरी दिन था, तो ये अपना रिटायरमेंट से पहले ही इसका जजमेंट देना चाहते थे। तो कंटिन्यूसली महीना 1.5 महीने तक एवरी डे इसकी सिटिंग्स हो रही थी और फाइनली 24 ऑफ अप्रैल को इसका जजमेंट डिलीवर किया गया था। 13 जजेस लोगों की बेंच थी, एसएम सिकरी के हेड हुआ करते थे, ठीक है। नाउ ये जो केस था, ये केस के अगर आप आउटकम को देखेंगे, इस केस में क्या निकल कर आया, इस केस में सबसे पहला आउटकम ये निकला था कि भाई क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके लिए एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये लॉ है या नहीं है, वेदर इट इज लॉ और नॉट, दिस इज वन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, ये लॉ नहीं है। वैसे आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप पूरी डेवलपमेंट राइट फ्रॉम शंकरी प्रसाद से लेकर केशवानंद भारती केस तक ये पूरी डेवलपमेंट को समझेंगे। बट अभी हम क्योंकि फोकस सिर्फ केशवानंद भारती केस के ऊपर कर रहे हैं, तो यहां पर स्पेसिफिक होकर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। So constitution amendment is a law or not, this was the question which was coming on from the very long time. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि constitution amendment is not a law, that means constitution amendment need not to be, yeah, need not to fulfill the condition of the condition of article number 13 clause 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 एक लॉ का कंडीशन फ्रेमवर्क करता है, तो वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं है, तो इट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3। एंड बिकॉज इट इज नॉट अ लॉ अकॉर्डिंग टू द 13 क्लॉज 3, तो इसको बेसिकली दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक पार्लियामेंट को पावर दे देता है कि पार्लियामेंट किसी भी एक्सटेंट तक जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहां से ये निकल के आ गया कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, कैन अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। बट अमेंड करने के टाइम पे उसे ध्यान रखना होगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ये इंडियन जुडिशरी का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट के थ्रू जुडिशरी ने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखने की कोशिश की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखने की कोशिश की, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू मेक श्योर दैट it do not disturb the basic structure of the constitution, and by this constitutional supremacy रखी गई। constitutional supremacy का मतलब हो गया कि अब एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर अपनी मन मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते, अपने मन मर्जी से जो भी करना है वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देन सेकंड कम्स, इसी केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है जी, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट का ये आउटकम था, एक बेसिक आउटकम रिलेटेड टू केशवानंद भारती केस, विच इज वन ऑफ द वेरी लैंडमार्क केस ऑफ इंडियन जुडिशरी। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और सारे डेवलपमेंट को प्रोपाउंड किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। If there is any question, you can write in the comment section. We will get back to you. Till then, goodbye. Take care. Thank you.